दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसके पास इतना पैसा हो कि वो पूरे देश की हर एक फैक्ट्री, हर एक ट्रेन और हर एक पॉलिटिशियन को खरीद सके। एक ऐसा शख्स जिसके सामने अमेरिका का प्रेसिडेंट भी लाचार महसूस करता था। हम बात कर रहे हैं जॉन डी रॉकफेलर की, हिस्ट्री का पहला ऑफिशियल बिलियनर। इनका नाम सुनते ही उस जमाने के बड़े बड़े बिजनेसमैन के पसीने छूट जाते थे। लेकिन रॉकफेलर सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं थे, वो एक आइडिया थे कि कैसे एक हम्बल बैकग्राउंड का लड़का पूरे सिस्टम का मालिक बन सकता है। पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है। आज हम देखेंगे कि कैसे रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल के नाम पर एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसने दुनिया के रूल्स ही बदल दिए। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी करेक्टिव लिंक दिखाऊंगा जो 100 साल पुरानी उस पावर को आज के सबसे बड़े और सबसे घिनौने स्कैंडल से जोड़ती है, जेफरी एप्स्टीन। ये वीडियो रॉकफेलर के दिमाग और उनके बनाए हुए उस एलीट नेटवर्क का एक डीप डाइव है। अगले कुछ मिनट्स आपके होश उड़ा देंगे। लेट्स डाइव इन। जॉन डी रॉकफेलर का बचपन काफी क्रेजी था। उनके पिता विलियम डेविल बिल रॉकफेलर एक नंबर के कॉन आर्टिस्ट थे। वो लोगों को मिरेकल मेडिसिन बेचकर ठगते थे। बिल महीनों घर से गायब रहते थे और जब आते थे तो जॉन को एक कड़वी सीख देते थे। उनके पिता कहते थे, मैं अपने बच्चे को इसलिए धोखा देता हूँ ताकि वो हमेशा अलर्ट रहे। आप सोचिए, जिस घर में ट्रस्ट इश्यूज ही एजुकेशन हो, वहाँ का बच्चा कैसा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ उनकी माँ एलिजा बहुत ही रिलीजियस और डिसिप्लिन थी। उन्होंने जॉन को सिखाया फ्रुगैलिटी इज पावर, मतलब एक एक पैसे को बचाना ही असली ताकत है। जॉन ने 10 साल की उम्र में पड़ोसियों के लिए काम करके $50 कमाए थे और उन्हें इंटरेस्ट पे उधार दिया था। तब उन्हें रियलाइज हुआ, इंसान को काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा इंसान के लिए काम करना चाहिए। 16 साल की उम्र में जॉन ने क्लीवलैंड में एक बुक कीपिंग जॉब शुरू की। वो अपनी हर एक छोटे खर्चे की डिटेल एक छोटी सी डायरी में रखते थे, जिसे वो लेजर ए कहते थे। उस लेजर में उनके हर एक पैसे का हिसाब था। वो ऑफिस में सबसे पहले आते थे और सबसे आखिर में जाते थे। उन्हें नंबर से एक अजीब सा ऑब्सेशन था। जब वो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बैलेंस शीट देखते थे तो उनका दिमाग उन्हें एनालाइज करने लग जाता था। उन्होंने ठान लिया था कि वो जिंदगी भर के लिए ऑडिट नहीं करेंगे, बल्कि एक दिन पूरी दुनिया उनका ऑडिट करेगी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, मैं 100 साल जीना चाहता हूँ और $100,000 कमाना चाहता हूँ। उस टाइम ये अमाउंट आज के 1000 करोड़ के बराबर था। 1860s में अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हुई। जब पूरा देश केओस में था, जॉन रॉकफेलर अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। उन्होंने फूड और सप्लाईज का बिजनेस शुरू किया। वॉर की वजह से प्राइसेस स्काई हाई थे और जॉन ने इतना प्रॉफिट कमाया कि उनके पास ऑयल में एंट्री मारने के लिए काफी कैपिटल जमा हो गया था। यहाँ रॉकफेलर ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला। लोग पेंसिल्वेनिया में तेल निकालने के लिए पागल हो रहे थे और जॉन ने कहा, ऑयल निकालना एक जुआ है, मैं तेल को रिफाइन करूंगा, क्योंकि दुनिया चाहे जितना तेल निकाल ले, जब तक वो साफ नहीं होगा वो किसी काम का नहीं है। रिफाइनिंग इक्वल्स टू कंट्रोल। 1870s में उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल बनाई। रॉकफेलर बिजनेस को दोस्ती यारी नहीं बल्कि एक वॉर मानते थे। उन्होंने रेलवेज के साथ एक सीक्रेट डील की। उस डील पर उन्हें ट्रांसपोर्ट पर हैवी डिस्काउंट मिलता था, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स को डबल भाड़ा देना पड़ता था। इतना ही नहीं, कॉम्पिटिटर्स जो तेल बेचते थे उस भाड़े का एक एक कट भी रॉकफेलर की जेब में जाता था। जब कॉम्पिटिटर्स को ये पता चला तो वो टूट गए। जॉन उनके पास जाते और बहुत रिस्पेक्टफुली उनसे कहते, आपकी कंपनी डूब रही है, इसे सस्ते में मुझे बेच दीजिए और स्टैंडर्ड ऑयल का पार्ट बन जाइए। जो मान गया वो बच गया और जो नहीं माना उसे रॉकफेलर ने मार्केट से मिटा दिया। 1872 में सिर्फ 3 हफ्तों में रॉकफेलर ने क्लीवलैंड की 26 में से 22 कंपनीज को खरीद लिया। इस ब्रूटल मूव को हिस्ट्री में क्लीवलैंड मैसाकर कहा जाता है। आप इमेजिन कीजिए, एक लड़का पूरे शहर की इंडस्ट्री को मुट्ठी में कर लेता है। उनका मोनोपोली इतना बढ़ गया कि अमेरिका का 90% तेल उनकी फैक्ट्री से गुजरने लगा। वो तेल की कीमत खुद डिसाइड करते थे। अगर वो चाहते तो पूरा अमेरिका अंधेरे में डूब सकता था। वो देश से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। मीडिया और आम जनता उन्हें एक मॉन्स्टर की तरह देखने लगी। लोगों ने कहा कि वो एक ऑक्टोपस है जिसने देश को जकड़ लिया है। तब एंट्री हुई प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट की। उन्होंने रॉकफेलर को कोर्ट में घसीटा। 1911 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ने का ऑर्डर दिया। कंपनी 34 पार्ट्स में बट गई। पर दोस्तों, यहाँ एक चमत्कार हुआ। उन 34 कंपनीज की वैल्यू इतनी बढ़ी कि रॉकफेलर की नेटवर्थ रातों रात डबल हो गई। वो बिलियनर बन गए। उनकी संपत्ति आज के $400 बिलियन के बराबर थी, एलॉन मस्क से भी कहीं ज्यादा। रॉकफेलर ने अपनी लाइफ के आखिर में बिलियंस डोनेट किए, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज और फाउंडेशंस बनवाए। लेकिन क्या ये सिर्फ चैरिटी थी? दोस्तों, ताकत कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। रॉकफेलर ने जो एलीट फिलैंथ्रोपी और फाउंडेशंस का ढांचा बनाया, वही ढांचा आज दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों का मिलने का अड्डा बन चुका है। रॉकफेलर के बनाए हुए इसी नेटवर्क में कई ऐसी शख्सियत आई हैं जिनका नाम सुनकर दुनिया कांप जाती है। इसी एलीट सर्कल का एक ऐसा पार्ट था जिसके लिंक्स आज के जमाने के सबसे बड़े राज जेफरी एप्स्टीन से जुड़ते हैं। आखिर कैसे एक 100 साल पुराना सिस्टम एप्स्टीन जैसे शख्स को सोशल पावर देता है? रॉकफेलर का बनाया हुआ वो स्पाइडर वेब आज भी कितना एक्टिव है? जेफरी एप्स्टीन और रॉकफेलर के बनाए हुए फाउंडेशंस का क्या कनेक्शन है? आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर लोग उन्हीं जगहों पर मिलते हैं जहां ओल्ड मनी का राज है? इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे हमारी अगली वीडियो में, जहां हम एप्स्टीन के उस सीक्रेट आइलैंड और
और एलीट कनेक्शंस का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों ये सफर अभी शुरू हुआ है। अगर आप अगला पार्ट नहीं मिस करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए रॉकफेलर जीनियस था या शैतान। मिलते हैं जेफरी एप्स्टीन के उस डार्क स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड स्टे क्यूरियस।